Hello dear students, let's talk about interconversion of states of matter today. ये तो हमने देखा ही है कि आइस पिघल के वाटर बन जाती है। अगर हम वाटर को गर्म करते हैं तो उससे वेपर बन जाते हैं, भाप बन जाती है। अगर उसी भाप को वेपर को मैं ठंडा कर लूँ तो वाटर बन जाता है, और अगर वाटर को फ्रीज़र में जमा दूँ तो वो आइस बन जाती है। उसके अलावा अगर हम गैसेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विफाई भी हो सकती हैं और वो सॉलिड भी बन सकती हैं किसी किसी केस में। अब डायग्राम देखिए कि अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन है हमारे पास, हम उसको अंदर तक दबाए जा रहे हैं, तो पहले पार्टिकल थोड़े दूर थे, वो गैस थी, और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड बन गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो सॉलिड बन गए। सो वी कैन हैव इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इन स्टेट्स को आपस में अदला बदली कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। अभी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो हमें कैसे पता चलता है? टेम्परेचर से, जिसको हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। इसकी 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट है। मतलब जब भी साइंटिफिक टर्म्स में लिखा जाएगा टेम्परेचर को तो वी प्रेफर केल्विन यूनिट। अब अगर हमें सेल्सियस और केल्विन का इंटर कन्वर्जन देखना हो कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.16 केल्विन। अभी 0.16 डेसिमल वैल्यू है, तो ये हमें कैलकुलेशंस में कई बार प्रॉब्लम करती है, तो इस हमको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 273 मान लेते हैं। तो अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 283 केल्विन। अगर -20 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो तो -20 + 273, तो ये 293 नहीं आएगा, ये आएगा +253 केल्विन। सिमिलरली अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करके देखें तो 373 केल्विन। 373 में से 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100, तो 373 केल्विन इज 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 298 केल्विन विल गिव यू 25 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे प्रेशर की। हमें पता है गैस इज एक्सर्ट प्रेशर एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल भी होती है क्योंकि साइंटिस्ट को ऑनर करना है तो उनके नाम से हमने एक यूनिट पास्कल भी रख रखी है। इसकी एक और यूनिट है एटमॉस्फियर, क्योंकि हम कहते हैं कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो 1 ATM है, वो 1 एटमॉस्फियर्स है। तो ATM एटमॉस्फियर भी प्रेशर की ही यूनिट है। अगर हमें एटमॉस्फियर को पास्कल में चेंज करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है रिलेशन 1 एटमॉस्फियर 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट में चेंज होता क्यों है। हमें ये तो पता है आइस वाटर बन जाती है, वाटर वेपर बन जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज़ होती है। जो सॉलिड वाले हैं वो अपनी जगह पर हिलना शुरू कर देते हैं, लिक्विड्स वाले थोड़ी दूर होना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपस में जो उनकी दोस्ती थी वो टूटने लगेगी। गर्मी की वजह से इतनी हीट मिलेगी कि आपस की दोस्ती टूटने लगेगी और सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं, आम भाषा में पिघलना। और लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। इनके लिए अब हम साइंटिफिक टर्म भी यूज़ करेंगे, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, बीकर है, एक लेफ़्ट साइड वाले बीकर में आइस है, राइट साइड वाले बीकर में वाटर है। हम दोनों को गर्म कर रहे हैं और दोनों में थर्मामीटर रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, ताकि हम टेम्परेचर भी देख सकें कि कब कितना टेम्परेचर है। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे सारी आइस लिक्विड में मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें लगेगा हम तो गर्म कर रहे हैं इसको, हम तो नीचे से हीट दे रहे हैं, पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा होगा कि टेम्परेचर रुक जाएगा वहीं पे। जब हम आइस को हीट कर रहे हैं लिक्विड में चेंज करते हुए तब भी, और जब लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तब भी। तो ऐसा पॉइंट आ ही क्यों रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हीट हम दे रहे हैं, थोड़ी सी हीट जो ये पार्टिकल्स को दूर करने में मेहनत लगा रही है, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और जब हम मेल्टिंग की बात करते हैं उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है।
जब हम बॉइलिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और ये जो हीट इतनी मेहनत कर रही थी चीज़ों को अलग करने में, पार्टिकल्स को अलग करने में, वो छुपी हुई है, वो दिख नहीं रही ना, टेम्परेचर तो रुक गया था, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। फ्यूजन के केस में उसका नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वेपोराइजेशन के केस में उसका नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम थोड़ी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। मिनिमम टेम्परेचर at which a solid changes to liquid at atmospheric pressure is known as its boiling point. On the other hand, right hand side पर अगर हम देखें, minimum temperature at which a liquid changes to gas at atmospheric pressure is known as its boiling point. ये वही टेम्परेचर है जहाँ पे थर्मामीटर में हमें रीडिंग रुकी हुई दिखाई देगी। आइस के केस में मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। हम ये ध्यान रखेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे वेपोराइजेशन। और अब हम लेटेंट हीट को डिफाइन भी कर देते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट is known as latent heat of fusion. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो होगी लेटेंट हीट। ये हम कब मेजर कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सिमिलरली जो हीट एनर्जी 1 kg लिक्विड को चेंज कर देगी वेपर में, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point will be known as latent heat of vaporization. अब एक चीज़ इससे हमें और पता चलती है लेटेंट हीट से कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है फ्यूजन के केस में। तो 0 डिग्री पे आइस की एनर्जी बहुत सारी वाटर में चली गई ना, तो आइस ठंडी रह जाएगी और वाटर में थोड़ी गर्मी अंदर छुपी हुई होगी। इसीलिए अगर आइस और वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में है तो आइस में ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। सिमिलरली अगर हम वाटर और स्टीम की बात करें तो स्टीम में एनर्जी चली गई, भाप में एनर्जी चली गई। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो वाटर के कंपैरिजन में स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए स्टीम कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। कि स्टीम और पानी अगर दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो स्टीम ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। चीज़ें भी हैं जैसे नैफ्थलीन बॉल सॉलिड है ना, अगर हमने उसको कहीं रख के छोड़ दिया तो पूरी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वेपोराइज होके पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, पिघली हुई दिखाई भी नहीं देती। जनरली तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैस में, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं या गैस से फिर वापस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए। और इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? नैफ्थलीन बॉल हमने देखी, फिनाइल की गोली जिसको बोला जाता है, कैम्फर कपूर जब हम जलाते हैं तो वो पिघलता नहीं है, सीधा वेपोराइज हो जाता है। इसी तरह से केमिकल होता है अमोनियम क्लोराइड, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो सीधा वेपोराइज हो जाएगा, पिघलेगा नहीं। सॉलिड आयोडीन जो पर्पल कलर की होती है वो भी सब्लाइम करती है। तो सब्लिमेशन के लिए आपके पास एक छोटा सा डायग्राम भी गिवन है। हम चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश में जिस चीज़ को सब्लाइम करना है उसको लिया और उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल, उल्टा फनल रख देते हैं और उसको बंद करने के लिए, वरना तो वेपर बाहर निकल जाएंगे, कॉटन प्लग थोड़ी सी रुई फंसा देते हैं और नीचे से इसको हीट देनी शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद पहले तो हमें वेपर दिखाई देंगे, भाप सी दिखेगा हमें वो, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो फनल से टकराएगा, ठंडी है ना फनल, उससे टकराएगा तो वो वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सॉलिड टू गैस की कन्वर्जन को तो हम सब्लिमेशन बोलते हैं, पर गैस से सॉलिड की कन्वर्जन को हम डिपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ सब्लाइम होके जो वेपर्स ऊपर गए थे वो फनल से टकरा कर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर हम सबको कंबाइन करके बताएं तो सॉलिड टू लिक्विड को हम कहते हैं फ्यूजन, लिक्विड टू गैस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, और सॉलिड टू गैस एक डायरेक्ट
उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इन तीनों चीज़ों में हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे। पर अगर हमें वापस आना हो गैस टू सॉलिड तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, गैस टू लिक्विड आना हो तो कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड आना हो तो सॉलिडिफिकेशन। और इनमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। अब हमने टेम्परेचर की बात कर ली तो अगली बात हम करते हैं प्रेशर की, कि गैस के पार्टिकल्स थे, हमने उस पर प्रेशर लगाया पिस्टन से तो वो लिक्विड हो गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो सॉलिड भी हो सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम CO2 गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे स्टोर करेंगे तो वो सॉलिड जैसी लगेगी, और अगर वहीं हम प्रेशर बहुत कम कर दें, उस सॉलिडिफाइड CO2 का प्रेशर अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर कर दूँ, इतना कम कर दूँ 1 एटमॉस्फेयर जितना, तो वो वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो भाप सी जैसी दिखती है। और इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, कि जब हम प्रेशर कम कर देंगे तो उसका इफ़ेक्ट ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ ऐसे लगने लगती है वो। तो इसीलिए सॉलिड CO2 इज़ नोन एज ड्राई आइस। और इनका इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं हम? बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगी, और सॉलिड CO2 का प्रेशर कम कर देंगे तो वो गैस बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।